सेकंड जो सिचुएशन आई हमारे पास सिचुएशन बी, उसमें जो प्राइस हमारे पास 2 and 1 और सॉरी इसमें प्राइस तो 2 and 1 और क्वांटिटी हमारे पास 4 and 10 और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 8 and 10। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे थ्योरेटिकली। सिचुएशन बी of table 2 या टेबल जो भी है shows that when the price of the commodity rupees 2 the total expenditure is rupees 8। ठीक है, when price of the commodity falls rupees 1, जब प्राइस कमोडिटी का एक की तरफ को मतलब 2 से 1 को फॉल हो गया, गिर गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन गया हमारे पास 10। in this case change in total expenditure is in its opposite direction to change in price। लेकिन जो हमारे पास ये क्या आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, जो प्राइस है वो कम बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, जो प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारे पास बढ़ गया। तो इसमें क्या बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन टू चेंज इन द प्राइस। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिचुएशन सी। तो सिचुएशन सी में क्या शो कर रहा है, लेस देन यूनिटरी कास्टिंग। सिचुएशन सी जो है ऑफ टेबल 3 shows that when price of the commodity rupees 2, जब हमारे पास कमोडिटी का प्राइस 2 था, क्वांटिटी मार्केट में पास 3 और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे पास 6। when the price falls to P1, हमारे पास प्राइस के ऊपर फॉल गया 1 की तरफ हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो कम्स फ्रॉम 4। टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया प्राइस के कम होने के साथ-साथ, जो कि क्या शो करता है इन दिस केस चेंज टोटल एक्सपेंडिचर इन द सेम डायरेक्शन एज द चेंज इन प्राइस। जो प्राइस में चेंज है ना टोटल एक्सपेंडिचर में भी वही चेंज आ गया, प्राइस गिर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, सेम डायरेक्शन में हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग लास्टली डिमांड इज एक्सप्रेस्ड डायग्रामेटिकली, मतलब कि इसको शो किया गया है इस डायग्राम के थ्रू, इसको लास्टली डिमांड को इसको शो किया गया है इस मेथड को, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। इसमें क्या है प्राइस हमारे पास रुपीस में y एक्सिस के ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे x एक्सिस में शो किया गया है, और जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको ED is equal to 1 और ये यहाँ पे जो CV जो कर्व है हमारे पास ED is greater than 1 और ये CE जो कर्व है हमारे पास ED is less than 1। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, फिगर में शो किया गया है कि प्राइस इज शोन ऑन y एक्सिस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन x एक्सिस। टीवी कर्व जो हमारे पास टीवी कर्व इज टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। BC पार्ट ऑफ टीवी कर्व रिप्रेजेंट यूनिटरी लास्टिंग डिमांड। जो BC पार्ट था टीवी कर्व का वो रिप्रेजेंट कर रहा था ED is equal to 1। It shows that when price is OM, हमारे पास जो प्राइस OM आया टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन गया हमारे पास LC। As price rises to OM, प्राइस जो हमारे पास OM में चला गया तो टोटल एक्सपेंडिचर remains NB equal to MC, मतलब सेम रहा हो, same as before। TV part of TE curve represents greater than unitary lasting demand। It shows that when price rises from ON to OR, ON से OR की तरफ को गया प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर falls, टोटल एक्सपेंडिचर fall हो गया from NB to RI। EC part of the curve represents less than unitary lasting demand। EC part जो है कर्व का वो क्या शो कर रहा है कि ED is less than 1। It shows that when price falls from OM to OP, total expenditure also falls from MC to PV। इसके बाद इसका इलस्ट्रेशन में शो किया गया है, बताया गया है प्राइस ऑफ गुड falls from 6 to 3। किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 6 से 3 को आ गया, 6 से 3 को आ गया। As a result, demand of good increases from 30 units to 60 units। मतलब कि प्राइस जब घटा तो उसकी डिमांड क्या होगी वो भी इंक्रीज होगी, 30 यूनिट्स से क्या होगी वो 60 यूनिट्स में आ गई। फाइंड आउट लास्टली डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या बोल रहा है ये कि इसकी लास्टली डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए बताओ। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, प्राइस जो हमारे पास 6 and 3 आ गया, डिमांड जो हमारे पास 30 and 60। जब 6 प्राइस था तो डिमांड हमारे पास 30 थी, जब प्राइस हमारे पास 3 हुआ तो डिमांड क्या होगी हमारे पास 60 होगी। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मल्टीप्लाई प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, 180 जो कि आएगा हमारे पास यूनिटरी ED is equal to 1। तो वेलोसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास ED is equal to 1। तो आंसर में इसको डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी, एक के बराबर है बिकॉज़ क्योंकि देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आया ड्यू टू
सेकंड मेथड है हमारे पास प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इलास्टिक डिमांड को मेजर करने का सेकंड जो मेथड है वो प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड है। Under this method, elastic demand is measured by the ratio of the proportionate method. Change in quantity demanded to the proportionate change in price. मतलब इसको परसेंटेज के तरीके से इसको मापते हैं। This method of measuring elastic demand is called proportionate or percentage method. इस मेथड को इलास्टिक डिमांड को मेजर करने के इस मेथड को प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं और परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। This method was also suggested by Dr. Marshall. ये भी डॉक्टर मार्शल के द्वारा सजेस्ट किया हुआ मेथड है। इट इज वर्क आउट एज अंडर। इसको ऐसे इसका एक फार्मूला है, ऐसे इसको वर्क आउट करते हैं, ऐसे निकालते हैं। ईड इज इक्वल टू माइनस में आएगा, सबसे पहले साइन माइनस का आएगा, उसके बाद प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस चेंज इन प्राइस में, तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड, जिसकी जो पहले डिमांड थी उसको चेंज इन डिमांड इनटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो Q1 जो है चेंज इन डिमांड माइनस Q अपॉन Q और अपॉन P1 माइनस P अपॉन P। तो ये जो फार्मूला बना चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q क्वांटिटी अपॉन चेंज इन P अपॉन P और माइनस के साइन के साथ आएगा ये। तो जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो है इस तरह से कि इलास्टिक डिमांड, और इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ईड इज इक्वल टू माइनस का साइन पहले आएगा, चेंज इन Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P, जो कि उल्ट होके फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके चेंज इन क्वांटिटी Q और P जो हमारा ऊपर चला गया और चेंज इन P जो हमारे पास नीचे आ गया। तो फाइनली जो फार्मूला बना हमारे पास वो बना हमारे पास ईड इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इनटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। इसको ऐसे बढ़ेंगे तो Q जो हमारे पास इनिशियल डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड भी जिसको बोलते हैं, Q1 जो हमारे पास न्यू डिमांड है, P इनिशियल प्राइस मतलब कि जो शुरुआती प्राइस हमारे पास, P1 जो हमारे पास न्यू प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, इसको डेल्टा या चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इलस्ट्रेशन, इसका जो एक इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, तो व्हेन प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स फ्रॉम ₹4 पर कप टू ₹2 पर, मतलब कि बोल रहा है कि इसकी आइसक्रीम का प्राइस जो है वो 2 से 4 हुआ। डिमांड फॉर आइसक्रीम इंक्रीज फ्रॉम, जो डिमांड है आइसक्रीम की वो 1 से 4 होगी। फाइंड आउट प्राइस आइसक्रीम डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के द्वारा जो है हम लोगों ने इसका इलास्टिक डिमांड को निकालना है। तो हमारे पास देखो P क्या हुआ, हमारे पास ₹4, P1 क्या हुआ 2, क्योंकि इनिशियल प्राइस हमारे पास 4 है और जो P1 हमारे पास ₹2 है। चेंज इन प्राइस P1 माइनस P, फार्मूला है ये, P1 माइनस P, 2 माइनस 4, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस ₹2। नेक्स्ट है Q1 का पहली क्वांटिटी डिमांड क्या थी, 1 कप थी, उसके बाद क्या हुआ Q1 क्या आ गया हमारे पास 4 कप होगी। चेंज इन क्वांटिटी जो है हमारे पास इक्वल टू Q1 माइनस Q, 4 माइनस 1 कप इक्वल टू 3 कप्स। ठीक है, अब आया ईडी कैसे निकालनी है, इलास्टिक डिमांड कैसे निकालनी है, तो उसका क्या फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला दिया गया है, P अपॉन Q इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन P इक्वल टू माइनस का साइन ऐसे भी चलेगा, माइनस 4 अपॉन 1 इनटू 3 अपॉन माइनस 2, तो ये आ रही है हमारे पास 6 ग्रेटर देन यूनिटी। जो 6 है वो 1 से ज्यादा होता है, तो इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। इसका आंसर आएगा हमारे पास इलास्टिक डिमांड जो हमारे पास इज ग्रेटर देन यूनिटी आएगा। Proportionate method is used in that case when the change in price of quantity demanded is very small. जब बहुत small होता है इन दोनों में change, तब इसको मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मेथड। थर्ड मेथड जो है इसको मापने का वो है ज्योमेट्रिक मेथड। इसको ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड, तीनों जो है ये एक ही मेथड है। और ज्योमेट्रिक मेथड मेजर इलास्टिक डिमांड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। जो ज्योमेट्रिक मेथड है उसको डिमांड कर्व के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इसको मापते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड बोलते हैं। दिस डिमांड इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर।
फिगर 8, जो कि बोल रहा है कि इसको हम फिगर 8 के द्वारा मेजर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर 8, प्राइस है हमारे पास रुपीस में, क्वांटिटी एक्सेस में, क्वांटिटी यूनिट्स में। इन दिस फिगर mn इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ये जो mn है इसको स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बोलते हैं। p इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, जो p है हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट है, इसी के ऊपर हम लोग इलास्टिक डिमांड को मेजर करेंगे। द पॉइंट p डिवाइड्स द डिमांड कर्व इनटू टू सेगमेंट्स। जो p पॉइंट है ये डिमांड कर्व को दो सेगमेंट्स के दो हिस्सों में बांटता है, लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट जो हमारे पास pn है और अपर सेगमेंट जो हमारे पास pm है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड एट पॉइंट p इज रेशियो बिटवीन लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। इलास्टिक डिमांड कैसे हम निकालेंगे? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, pn अपॉन pm। तो ed एट पॉइंट p, ed जो है पॉइंट p पे कैसे इसको मेजर करेंगे? pn लोअर सेगमेंट फ्रॉम p, ये लोअर सेगमेंट फ्रॉम p देखिए, pn जो कि p से नीचे का पोर्शन जो है अपॉन pn अपर सेगमेंट फ्रॉम p, अपर सेगमेंट जो है pm। ठीक है, तो जो हमारे पास इसी के साथ फिगर 9 आई, ये फिगर 9 है हमारे पास। फिगर 9 shows classical demand at different point on the straight line demand curve by our method। मतलब कि ये जो हमारे पास फिगर आई, इसने इस पॉइंट मेथड से, इस सेगमेंट से या मिड पॉइंट से इसको यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करना है कि इलास्टिक डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब आई? If point P is the midpoint of linear demand curve, अगर P पॉइंट जो है मिड पॉइंट है डिमांड कर्व का, तो हमारे पास क्या हुआ? लोअर सेगमेंट। सबसे पहले हमने लिया लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो वो क्या बना? Hence the point P इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be Pn upon Pm, Pn upon Pm। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? क्योंकि बीच में है, दोनों इस लाइन को इस पे इक्वली डिवाइड किया हुआ है, तो Pn upon Pm is equal to 1। इसमें आई ed is equal to 1। नेक्स्ट हमारे पास मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा कि पॉइंट A इज अबव द पॉइंट P। देखिए ये बोल रहा है कि जैसे कि A पॉइंट है, ये P से ऊपर आया, तो लोअर सेगमेंट A है, लोअर सेगमेंट क्या बन गया हमारे पास AN, और अपर सेगमेंट क्या बना हमारे पास AN। इसमें A इलास्टिक डिमांड will be AN upon AN, जो AN upon लोअर, क्योंकि इसमें क्या लेते हैं? लोअर सेगमेंट पहले लेते हैं और अपर सेगमेंट बाद में, तो AN upon AN जो कि ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, थर्ड जो इसकी मेजरमेंट आई, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। इफ पॉइंट B इज सिचुएटेड बिलो द पॉइंट P, अगर B पॉइंट जो है P पॉइंट से नीचे को सिचुएट होता है, रखा जाता है इसको, then the lower segment BN is smaller than upper segment BN। तो lower segment BN जो है वो इससे कम होगा upper segment से BN से। B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be BN upon BN, जो कि less than यूनिटरी होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसको नेक्स्ट है ED is equal to 0। ED is equal to 0 कब आएगी? at point N where demand curve touches x axis। जब डिमांड कर्व हमारा x axis को टच करता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED is equal to 0 upon N। ठीक है, 0 because lower segment equal to 0। ED is infinite कब होता है? at point M where demand curve touches y axis। जब डिमांड कर्व y axis को टच करता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाती है हमारी Nm upon 0 is equal to infinity because upper segment is 0। इसमें क्या होता है? रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? इंफिनिटी। डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a ratio percentage change in quantity demanded of a good due to percentage change in its price। मतलब कि जो डिमांड के चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? इसके प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। इसका जो फार्मूला भी है
It is equal to minus P P upon Q into change in quantity upon change in price. Law of demand को हम लोगों को law of demand होता है expresses the functional relationship between the price of a good and quantity demand of it. जब किसी वस्तु के प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो हमको लॉ ऑफ डिमांड शो करता है. नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या है? Lassity of demand shows how much quantity demanded will change due to change in price. Lassity of demand हम लोगों को ये बताता है कि कितना चेंज है किसी वस्तु के प्राइस में चेंज आने से उसके क्वांटिटी डिमांड में कितना हाउ मच कितना चेंज आया. इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन डिग्री. ये मतलब मेजर करता है डिग्री के रूप में. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड शोज द डायरेक्शन टू व्हिच द डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इट इज एन इंडिकेटर टू चेंज इन डायरेक्शन. ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 डिग्रीज. जो क्लासिसिटी ऑफ डिमांड है ये 5 डिग्रीज में इसको क्लासिफाई किया गया है और लॉ ऑफ डिमांड को कैन नॉट बी क्लासिफाइड. इट इज हैज नो एक्सेप्शंस. इसका कोई अपवाद नहीं है. लेकिन गिवन रूल जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शंस है. लास्ट में फैक्टर इफेक्टिंग ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो नंबर 1 है हमारे पास नेचर ऑफ कमोडिटी. जो वस्तु की प्रकृति है, नेचर है, वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है. ऑर्डिनरी नेसेसिटीज लाइक सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स, सीजनल वेजिटेबल्स एक्सेट्रा हैव लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी जो कि इनइलास्टिक होती हैं. लग्जरीज जो होती है हमारे पास जो लाइक एयर कंडीशनर्स, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स, ये होती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. The reason being that change in price has a great effect on their demand. Change in demand price में जो है डिमांड के ऊपर इसका बहुत फर्क पड़ता है. कंफर्ट्स जो है आरामदायक चीज होती है लाइक मिल्क, ट्रांजिस्टर्स, कूलर, फैन एक्सेट्रा हैव नाइदर वेरी इलास्टिक नॉर वेरी इनइलास्टिक. क्योंकि इन चीजों की मांग को ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है. ये क्या होती है? इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है. Jointly demanded goods like car and petrol, pen and ink, camera and film, etc. है. कैसी डिमांड होती है इनकी? इनकी भी इलास्टिक होती है डिमांड. ऑर्डिनरी inelastic demand. For example, rise in price of petrol will not reduce demand for if the demand of cars has no decreases. ठीक है. Next है availability of substitutes. Substitutes की availability भी price of demand को इफेक्ट करती है. कैसे? डिमांड फॉर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव सब्स्टिट्यूट्स. जो वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जैसे कि टी हैज सब्स्टिट्यूट इन कॉफी. कॉफी का टी का जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी है. ऑरेंज जूस हैज इट्स सब्स्टिट्यूट लाइम जूस आर रिलेटिवली मोर इलास्टिक. ये ज्यादा इलास्टिक होते हैं. रीजन बीइंग दैट व्हेन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी फॉल्स इन रिलेशन टू इट्स सब्स्टिट्यूट द कंज्यूमर विल गो इन फॉर इट द डिमांड विल इंक्रीज. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड प्राइस कम हो रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी. नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज को पोस्टपोन कर देना. जैसे डिमांड विल इलास्टिक फॉर दोस क्वांटिटीज whose consumption can be postponed. जिस वस्तु की कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सके उसकी डिमांड जो रहती है इलास्टिक हो जाती है. फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस कैन बी पोस्टपोन. मतलब कि घर को बनाना जो पोस्टपोन किया जा सकता है. इनकम ऑफ कंज्यूमर. जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो भी प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है. पीपल whose income are very high and very low, their demand will ordinarily be inelastic. उनकी डिमांड जो इनइलास्टिक हो जाती है. Those rise or fall in price will have little effect on their demand. Habit of consumer. Consumer की habit चलती है goods to which a person because or habitual have inelastic demand like cigarette, coffee, tobacco, etc. It is so because a person cannot do without them. Thank you.